1857 की क्रांति की 1857 की जो क्रांति थी वो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की पहली क्रांति। अब धीरे धीरे हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। 1857 की क्रांति 1857 में नहीं स्टार्ट हुई थी, असल में 1857 से बहुत पहले स्टार्ट हो गई थी। जो कैसे, क्योंकि अंग्रेज तो भाई 1600 में आ गए थे। अंग्रेज बंगाल में अपना आधिपत्य जमा रहे थे, ठीक, और धीरे 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 वहाँ की नीतियों को बदल रहे थे, जिससे भारत की जनता जो थी वो जाग रही थी। मान लो तुम्हारे घर में कोई आ जाए पड़ोसी रहने के लिए, और वो पड़ोसी तुम्हारे ही घर पे अपना अधिकार जमाने लगे, तुमको क्या लगेगा? हमारा घर, अब बगल से कोई आके हमारे घर में रूल चला रहा है, तो थोड़ा लगे कि नहीं लगे कि नहीं उसको भगाना चाहिए। तो इसके कुछ कारण थे, ठीक। पहला आर्थिक कारण। इसका आर्थिक कारण देखो, इस क्रांति का ये था कि अंग्रेजों ने हमारे ऊपर इतने सारे टैक्स लगा रखे थे कि हम भारत के लोग, भारत की जो जनता थी वो गरीब होती जा रही थी दिन पर दिन, ठीक। दिन पर दिन जब गरीब होती जा रही है तो हम लोग किसका विरोध कर रहे थे? अंग्रेजों का विरोध कर रहे थे। क्यों हम लोग क्या हो रहे? गरीब, ठीक है। क्योंकि अंग्रेजों की जो आर्थिक नीति थी वो भारत की जनता के हिसाब से नहीं थी, वो किसके हिसाब से थी? अंग्रेजों के हिसाब से। मतलब कि हमें कितना ज्यादा से ज्यादा फायदा हो रहा है। अंग्रेज ये नहीं देखते थे कि मतलब भारत की जनता खुश रहा है, भारत के किसान खुश रहे, नहीं। अंग्रेज ये देखते थे कि हम इन लोग से कितना प्रॉफिट कमा लें। तो ये भारत के लोगों को बात जम नहीं रही थी, कहते नहीं गलत हो रहा है ये सब। ये हो गया इसका आर्थिक कारण। फिर प्रशासनिक कारण। देखो भाई, अंग्रेज तो लूटने आए थे, राज करने तो नहीं आए थे, तो लूट रहे थे। उन्होंने क्या लगाया? रैयतवाड़ी व्यवस्था, जमींदारी व्यवस्था, मालवाड़ी व्यवस्था। जमींदारी को ही बोलते हैं स्थायी बंदोबस्त। रैयत क्या होता है? रैयत को कहा जाता है किसान। रैयत किसको कहते हैं? किसान। रैयत मतलब किसान। अब ये लोग, अंग्रेज लोग क्या करते थे कि भारत की जनता को, भारत के जो किसान थे उनको कहा था कि ये जमीन आपकी है। पहले कह देते थे कि ये जमीन आपकी है, लेकिन इस जमीन पे आप जितना भी अनाज वगैरह उगाएंगे उसमें से 50% किसका हो गया? मेरा। किस रूप में? टैक्स के रूप में। अब एक बात बताओ, किसान जो उगाएगा, जो भी किसान, मान लो 100 किलो उगा, ठीक। अब इस 100 किलो में कुछ तो किसान की लागत निकल जाएगी, कुछ लागत में निकल गया। मान लो इसमें से 10% का क्या निकल गया? लागत, ठीक। अब 50% अंग्रेज कहते थे हमको टैक्स दे दो, तो 50% किस में चला गया? टैक्स में। अब बचा कितना परसेंट? 40% किसानों के पास। अब एक बात बताओ, ये जो 40% पैसा बचा, इस 40% पैसे में से अगली फसल के लिए भी तो खरीदना है ना बीज। अगली फसल के लिए खेत को भी तैयार करना है। तो मान लो इससे 20% तो इसी में चला गया, 20% किस में चला गया? अगली फसल के लिए चला गया। तो बचा कितना? 20%। मतलब जमीन भी मेरी, बोए भी हम, मेहनत भी हम ही करें, अब प्रॉफिट कौन कमा? अंग्रेज। ठीक। और हमको कितना मिल रहा? 20%। बाकी कौन ले जा रहा? 50% वो ले जा रहा, 20% हमको मिल रहा। तो नुकसान में नहीं हम लोग। मतलब मेहनत मजदूरी करके पैसा भी हम ही लोग कमाए और टैक्स इन लोग को दे दे। ये कौन सी व्यवस्था थी? रैयतवाड़ी। तो इससे भी किसान पीछे आया गया था। जमींदारी की व्यवस्था क्या होती है? जब इनसे ऐसा टैक्स नहीं लिया जा रहा था, ये लोग कहते क्या, मैं कैसे जाऊंगा रोज रोज टैक्स लेने, कैसे जाऊंगा? एक जमींदार अंग्रेजों का एक तरीके से चमचा होता है। एक गांव में जमींदार नियुक्त कर देते थे लोग, कहते थे देखो इस गांव का सारा टैक्स तुम जमा करके हमको देना, अब बस उसमें तो हम तुमको कुछ सैलरी देंगे। अब जमींदार उस टाइम के इतने चूतिया होते थे कि मतलब हमारे लोग हम लोग को खाते थे। पहले कौन प्रताड़ना दे रहा था? अंग्रेज। अब कौन दे रहा? हमारे लोग हम लोग को देते थे, ठीक है। जमींदारी व्यवस्था में क्या होता था कि जमींदार जो होते थे वो पूरे एक गांव का टैक्स लेके किसको देते थे? अंग्रेजों को देते थे। अब इसमें जमींदार को फायदा हो जाता। जमींदार को क्या फायदा हो गया? मान लो उनसे कह देते थे महाराज यहाँ टैक्स नहीं मिला है, कहते कोई बात नहीं, जमीन तुम रख लो, ठीक है। उनसे जमीन ले लेते थे। अब किसान के पास क्या होता है?
वो हालत हो जाती थी किसानों की कि खाने को कुछ नहीं देता। मतलब जिस किसान ने पूरे साल मेहनत करी उसी को खाने को नहीं मिलता। मालवाड़ी व्यवस्था भी ऐसी होती है, उसमें भी क्या करते थे, एक गांव को यूनिट मान लिया जाता था और लगभग 66% टैक्स लेते थे। धीरे धीरे ये सब क्या, देखो कोई भी क्रांति वगैरह जो होती है वो एक दिन में नहीं होने लगती है। अब उसके बाद धार्मिक कारण क्या थे, उस टाइम जो अंग्रेज आए थे तो उनको हिंदू धर्म बड़ा अजीब लगता था कि व्रत रहो, उपवास रखो, ये करो वो करो। मुस्लिम धर्म था वो भी बड़ा अजीब लगता था, रोजा रहो, नमाज पढ़ो, ये करो। तो ये सब हमारे में होता ही नहीं है। ये कैसा आदमी है, ये लोग क्या क्या कर रहा है। तो वो लोग क्या कहते थे कि ईसाई धर्म अपना सबसे अच्छा था। क्या कहते थे, ईसाई धर्म अपना। जूता पहन के चर्च में जाओ, एक कैंडल जलाओ और एक दारू की बोतल रखो, बस भगवान खुश। इस टाइप का, और ऐसे करके कुछ भी कर दो चारों तरफ से। अंग्रेज को क्या कहते थे, ईसाई धर्म अपनाओ, जोर जबरदस्ती करते थे। जो नहीं अपनाता था कहते थे जबरदस्ती अपनाओ, उसको पैसा देंगे। तो गरीब आदमी था वो तो कहेगा देखो गरीब आदमी के लिए धर्म जरूरी नहीं है, उसका पेट जरूरी है। जो गरीब आदमी रहते थे किसान वगैरह वो लोग अपना लेते थे। अरे उनको क्या जाता है, पैसा मिल रहा है ठीक है। अब मान लो पेट भूखा है तो कोई पूछने आएगा कि मंदिर के पुजारी आएंगे, आज तुमने खाना नहीं खाया, तुम मेरी तरफ से दूर रहिए। हिंदू धर्म के बड़े लोग थे तो वो लोग क्या कहने लगे, ईसाई धर्म कैसे अपना रहा, गलत कर रहे हैं, ठीक नहीं। तो इससे और ये लोग भी किसी आने लगे, घुसाने लगे लोग। उसके बाद सामाजिक कारण, तो सामाजिक कारण एक तरीके से सही भी था। अंग्रेज जो कर रहे थे समाज को बदलने के लिए वो सही भी कर रहे थे। जो भी समाज की कुरीतियां थी वो हटा रहे थे, लेकिन लोगों को उस समय क्या लग रहा था, नहीं गलत। अब तुम हम लोग को इनको बताना कि बाल विवाह पहले चलता था। अरे भाई बाल विवाह नहीं कि 2 बार बुला के उसका विवाह करा दिया, नहीं, बच्चों का विवाह। और बच्चों का विवाह इसे भी नहीं होता था। पता चले कि लड़की है 13 साल की और लड़का 35 साल का, मतलब आदमी है 35 साल का। जब तक वो बड़ी होती थी समझ रहा अच्छा ये दुनिया है, ओह ये मेरे पति है। तो जिस उम्र में तुम लोग थोड़ा समझदार हो पाती हो उस उम्र में हम लोग बच्चा खिलाने लगे थी, चुप हो जा, ठीक है। तो बाल विवाह को क्या किया अंग्रेजों ने, जब अंग्रेजों ने सब देखा तो अभी तो कितना छोटा है और इसकी शादी होने वाली नहीं, हम बंद करा देंगे। अंग्रेजों ने क्या करा, बाल विवाह को बंद करा। नर बलि, पहले के समय में आदमी की बलि दी जाती थी। हाँ पहले के समय में क्या होता था, आदमी की बलि दी जाती थी, उसे कहते थे काली माता खुश होंगी। आज के समय में तो बकरे की बलि, मुर्गे की बलि अभी भी दी जाती है, लेकिन पहले किसी आदमी की दी जाती थी। देखा भी होगा कई वीडियो में आदमी गर्दन काट देते हैं, माता खुश होंगी, देखा है ना। जैसे वो केजीएफ में, केजीएफ पिक्चर देखी, जिसमें 3 आदमियों को काटता है लास्ट में, तीसरा खुद होता है वो। अंग्रेजों ने क्या करा, नरबलि को भी समाप्त कर दिया। अब पहले क्या होता था, सती प्रथा, सबसे खराब परिस्थिति यही थी, सती प्रथा। अब देखो 2 चीजें एक साथ चल रही हैं, बाल विवाह भी, सती प्रथा भी। सती प्रथा का मतलब ये होता है कि जो औरत होती थी, मतलब वाइफ, जो जब हस्बैंड मर गया अगर तो वो साथ में जल जाती थी, तो उसको कहते थे सती होना, जिंदा जल जाती थी। और जल नहीं जाती थी, मतलब कोई जलना चाहिए क्या, जिंदा जला दी जाती फोर्स करके, क्योंकि तुम्हारा पति मर गया है तुम भी जाओ। पहले देखो 2 कुरीतियां एक साथ चल रही है, बाल विवाह भी और सती प्रथा। अब तुम एक बात सोचो, 13 साल की कोई लड़की, उसका विवाह किसके साथ हो गया, 35 साल के आदमी के साथ। अब मान लो 1 साल बाद मर गया तो 14 साल की उम्र में वो क्या बन जाएगी, सती। उसने भी जिंदगी कितनी जी, 14 साल, तुम लोग से भी ज्यादा कम उम्र की। तो 14 साल की लड़की सती बन जाएगी, किसी का मरने मन करेगा, उसको तो पता भी नहीं कि शादी क्या होता है। आज पता चल गया ना कि अजीब अजीब से नाटक, आज टीवी की वजह से पता चल गया कि शादी के असली मायने क्या होते हैं, क्या होता है। पहले जमाने में क्या पता चलता था, कुछ समझ में आता था शादी वगैरह, कुछ नहीं होता था। तो समझ लो उस समय उसको शादी का मतलब भी नहीं पता, वो सती बन गई। तो 2 कुरीतियां चल रही हैं, अंग्रेजों ने समाप्त करके बिल्कुल सही करा। गलत क्या अंग्रेजों ने,
इसमें इन तीनों में तो गलत नहीं है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। सती प्रथा को समाप्त कर दिया। पहले के जमाने में औरतें बहुत दबा के रखी जाती थी, अब विधवा पुनर्विवाह। अब उस समय विधवा पुनर्विवाह तो होता नहीं था। अगर वो विधवा हो गई, पहले जमाने में विधवा बनती नहीं थी, साथ में फूंक देते थे। तो लेकिन जब ये सती प्रथा समाप्त हुई तो विधवा को दूसरी शादी करने नहीं दिया। अंग्रेजों में क्या होता है, अंग्रेजों में हर हफ्ते शादी करते हैं मतलब वहाँ पे शादी रिश्ते यहाँ की कोई वैल्यू नहीं है, वहाँ पे सिर्फ पैसे की वैल्यू। देखो पता भी चल रहा है इससे, जो उनके हिसाब से सही था अंग्रेजों के हिसाब से बस वही कर रहे थे। बाल विवाह उनके में गलत था, काट दिया। नरबली गलत थी, काट दी। सती प्रथा गलत थी, काट दी। विधवा पुनर्विवाह सही था। अब देखो राजनीतिक कारण क्या थे। राजनीतिक कारण ये थे कि लॉर्ड डलहौजी जो था वो लाया था राज्य हड़प नीति। समझो, राज्य हड़प नीति, अलग अलग कानून बना रखे थे लोगों ने। मतलब कुल मिला के इनको दूसरा राज्य हड़पना था किसी भी बहाने। जैसे झांसी को हड़प लिया था, क्या कह के, देखो रानी लक्ष्मीबाई के कोई बच्चा हुआ नहीं था, वो पुत्र को गोद दिया। अंग्रेज कहते हैं आई विल नॉट एक्सेप्ट। उन्होंने कह दिया था हम इसको राजा के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे। झांसी को क्या कर लिया इन्होंने, हड़प लिया। लखनऊ, कानपुर, जगदीशपुर हड़प लिया। जगदीशपुर हड़प लिया। वहाँ के उस समय जमींदार थे कुंवर सिंह। कुंवर सिंह ने बेटा राज्य हड़प नीति के तहत किसको कब्जा कर लिया, सिक्किम, अवध। इतना समझ में आया। अब पूरी 1857 की क्रांति प्लासी का युद्ध जानते हो ना, 1757, 1764 बक्सर का युद्ध। बक्सर के युद्ध के बाद अंग्रेज एकदम कैप्चर करने लगे, क्योंकि बक्सर के युद्ध के बाद अंग्रेज समझ गए थे कि यहाँ पे जितना शासन करना यहाँ सरल है, उतना और कहीं। क्योंकि ऐसे करते थे, इधर दो राजा हो गए, एक इधर एक उधर। इससे कहते थे तुम उसको मारो, हम इधर तुम्हारी मदद करेंगे। और फिर थोड़ी देर बाद इधर सड़क के इधर चले जाते, तुम उसको मारो, हम तुम्हारी इधर से मदद करेंगे। तो दोनों लोग आराम से दोनों को लड़वा के फिर जब दोनों खत्म हो जाते अब हम शासन करेंगे। अब उसी समय आग में घी का काम कर दिया बंगाल के बैरक में। बंगाल की एक छावनी सी बैरक। छावनी मतलब समझते हो ना, जहाँ पे सैनिक रहते हैं। पहले अंग्रेज जो यूज करते थे वो बेस फील्ड राइफल यूज करते थे। उसके बाद अंग्रेज यूज करने लगे इनफील्ड राइफल। अब जो इनफील्ड राइफल होती थी उसमें कारतूस को ऐसे मुंह से छील के फिर करना पड़ता था। पहले ऐसे काटो, उधर पीछे ढक्कन हटाओ, फिर बंदूक में डालो। एक दिन एक आदमी गया ऐसे जहाँ पे कारतूस बनते थे कि वो क्या रहा है यहाँ पे, देखा जाए। अंदर पहुंचा, वहाँ पे जहाँ पे बनते थे, देख के पकड़ा गया क्योंकि यहाँ तो ये सब इससे बंदूक बन रही है। मतलब वो लोग क्या करते थे कि जो कारतूस होता था, ये कारतूस है, कारतूस मतलब गोली, इस गोली के ऊपर गाय और सुअर की चर्बी का लेप चढ़ाते थे। वो आप देख कर एकदम बौखला गया। उसने हल्ला कर दिया जाके बैरक की छावनी में, कोई भी गोली नहीं छुएगा, कोई भी गोली को मुंह से नहीं लगाएगा। क्यों, क्या हो गया? तो वो कहते थे नहीं, इसमें गाय और सुअर की चर्बी। अब ऐसा होता है कि हिंदुओं में गाय बहुत पवित्र मानी जाती है और मुसलमानों में जो सुअर होता है वो बहुत ज्यादा गंदा माना जाता है। तो दोनों लोग एकदम खिसिया गए, ये कैसे कर रहे हैं। अब फिर थोड़ी देर बाद अफवाह ये उड़ी कि जो खाना रहता है आटा, आटे में ये लोग हड्डी का पाउडर मिला रहे हैं। हड्डी किसकी? गाय की और सुअर की। उसी समय मंगल पांडे नाम के आते थे, मंगल पांडे को किसी आ गया। अब समझ लो, गाय की जो चर्बी है वो किसमें? राइफल में। आटे में क्या? गाय की हड्डी का पाउडर है। और ये है कौन? पंडित जी। पंडित जी तो एकदम किसी आ गए, मेरा धर्म ना छोड़ दिया। आज जने वो नहीं पड़े। अब जैसे जब बाहर जा रहे थे अंग्रेजा को ढूंढ रहे थे। अब सामने में मिल गए दो, लेफ्टिनेंट बाज और लेफ्टिनेंट ह्यूज।
अब वहाँ कहने लगे What are you doing, man? Where are you doing? What's your problem? हड्डी खिला रहा गाय की? No, no, no. ये राइफल में गाय की चर्बी खिला रहे हैं? सुअर की चर्बी, गाय की चर्बी? No, no, no. It's just a rumor. A rumor. तो तुरंत अब बात आ गई थी अंग्रेजों पे मना कर रहे थे उन्होंने तुरंत कह दिया मंगल पांडे हमें गोली नहीं चलाएंगे कारतूस बदलो नहीं तो हमें गोली नहीं चलाएंगे इतने चलानी पड़ी अब अंग्रेजों की उस पर बात आ गई शान पे कि कोई भारतीय सैनिक हमसे ऐसा कह सकता है कि हम गोली नहीं चलाएंगे हमें तुरंत कहते गोली ले गया बंदूक ले गया चलाओ यहीं पे कहते हम नहीं चलाओगे यहाँ पे हम नहीं चलाएंगे हमें चलाना पड़ेगा तुमको चलाना पड़ेगा कारतूस छीली कारतूस आइए मतलब मांगी कारतूस इसमें गाय की चर्बी ना कारतूस छीली डाली कहाँ चलानी बताओ उधर चला मार दिया सबसे पहले किसको फ्यूज का फ्यूज उड़ा दिया तब तक यूज ऐसे अरे गुड मैन और यू डन दूसरी ला छीला डाला बाज उड़ गए बाज उड़ा दिए अब उसके बाद भागे नहीं मंगल पांडे इसलिए नहीं भागे कहते धर्म के नाम कोई गया मेरा अब हम मर भी जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं इन दोनों को टक्का दिया 8 अप्रैल को किस दिन 8 अप्रैल 1857 इस दिन मंगल पांडे को फांसी दे दी ये घटना जब पूरे भारत में फैल गई कि मंगल पांडे को फांसी दे दी सब सैनिक एकदम सारे सैनिक एकदम मार को बुला हो गए ऐसा हो रहा अन्याय के विरुद्ध कोई मतलब जवान उठाएगा तो तुमको ऐसा मार दोगे हम भी याद है सब एक तरफ गए कहते 30 मई को किस दिन 30 मई को 30 मई 1857 इस दिन कहते इस दिन सब चलेंगे क्रांति करने यहाँ से आवाज उठी कहाँ से बैरकपुर से कहते 30 मई 1857 को क्रांति हो जाएगी क्रांति का निशान बनाया था कमल और रोटी क्या बनाया था कमल और रोटी लेकिन मेरठ के लोग बहुत ज्यादा बदलाव लेते हैं 20 मई को कहाँ 20 मई 1857 20 मई 1857 को मेरठ की छावनी में क्रांति पूरी छावनी को भारतीय सैनिकों ने कैप्चर कर लिया चल पड़े अंग्रेज चल पड़े दिल्ली थोड़े दिन बाद कहाँ पहुंच गए दिल्ली पहुंच उस समय मुगल बादशाह कौन थे बहादुर शाह जफर इनसे क्या कह दिया कि देखिए हमको कोई लीडर तो मिल नहीं रहा है ऐसा करिए आप ही मेरे लीडर बन जाइए अब बहादुर शाह जफर जो थे उनकी उम्र काफी ज्यादा हो चुकी है लेकिन कहते ठीक है तुम लोग कहीं रहते हो बन जाते लीडर तो लीडर किसको बना लिया किसको ऐसा लग रहा था सब सो के उठ रहे हैं क्रांति स्टार्ट हो गई चलो ठीक है 4 जून हो गया बेगम हजरत महल आई कौन कहाँ से आई थी लखनऊ से 5 जून अब जब लखनऊ में स्टार्ट हो गया अब सोचो लखनऊ में हवा चल रही तो कानपुर तक तो आएगी तो लखनऊ में चली हवा अब 5 जून को कहाँ पे आ गई कानपुर तात्या टोपे नाना साहब तो कानपुर से क्रांति का नेतृत्व किसने किया इन दोनों क्रांतियों को रोकने के लिए मतलब इसको कंट्रोल करने के लिए अंग्रेजों ने किसको भेजा कैंपबेल को किसको कैंपबेल को किसको भेजा कैंपबेल अब दिल्ली जो है बड़ा एरिया है उस समय भी राजधानी थी और दिल्ली में कौन कहाँ के लोग आए थे मेरठ से तो दिल्ली को रोकने के लिए भेजा निकलसन और हडसन तात्या टोपे जो थे तात्या टोपे वो रानी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के गुरु थे झांसी में स्टार्ट हो गई कहाँ पे झांसी के बाद कहाँ तात्या टोपे फिर कहाँ से देखने लगे ग्वालियर में इन दोनों को रोकने के लिए कौन आया था यूरोज जब क्रांति हुई थी ना तो यूरोज ने कहा था कि पूरी क्रांति में सिर्फ एक मर्द था और वो मर्द था झांसी की रानी कभी कहते ना खूब लड़ी मर्दानी हो तो पटना से क्रांति होती पटना में एक पुस्तक विक्रेता था पुस्तक कौन था पटना से पीर अली ने स्टार्ट करने का
पीरली। उसके बाद जगदीशपुर से कौन था? कुंवर सिंह। पारी किसने स्टार्ट किया? कुंवर सिंह। देखो, अब पटना से रोकने के लिए भेजा विंसेंट आयर को। किसको? विंसेंट आयर विंसेंट आयर आयर। जगदीशपुर से लड़ने के लिए ली ग्रांट को हरा दिया इलाहाबाद से। इलाहाबाद में कौन था? लियाकत अली। यहाँ पे कौन था? ली ग्रांट। इलाहाबाद में लियाकत अली एकदम पूरा जोश से लड़ रहे थे और हरा दिया किसको? ली ग्रांट। अब से कुंवर सिंह थे, जगदीशपुर के जो जमींदार थे कुंवर सिंह के साथ एक घटना हुई कि लड़ाई करते समय उनके हाथ में गोली लग गई। हाथ में गोली लग गई। अब ये तो जानते हो कि हमेशा से ये भारत के लोग क्या रहे? शान वाले रहे, तो हम झुकेंगे नहीं कि हम इनके हाथ में आ जाए, पकड़ में आ जाए। तो जहाँ गोली लगी थी तो कुंवर सिंह ने अपना हाथ वहीं से काट दिया। अब इतना मेडिकल सुविधा थी नहीं, हाथ काट दिया जोश में, लेकिन ज्यादा खून बहने से उनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई। फिर अब जैसे वो उनकी मृत्यु हो गई तो विद्रोह क्या हो गया? वहाँ का दब गया। अब थोड़े दिनों बाद कुंवर सिंह के भाई को गोरखपुर के जेल में डाल दिया। अब गोरखपुर के जेल में उनके भाई मारे गए। अब बताओ जगदीशपुर किसके अंडर में? अंग्रेजों के अंडर। पीर अली को निपटा दिया। पीर अली को भी निपटा दिया। किसने? विंसेंट आयर ने। पटना किसके अंदर में? झांसी ग्वालियर फिरोज ने निपटा दिया। कानपुर और लखनऊ अंग्रेजों के अंडर। सब चीजें धीरे धीरे क्या हो गया? अंग्रेजों के अंडर में आ गया। सबको मार दिया, किसी को कैद कर दिया, किसी को मार दिया। धीरे धीरे पूरी 1857 क्रांति पूरी नहीं हो चुकी। लेकिन फिर बाद में जब 1859 में जब नाना साहब पकड़े गए तो वास्तव में मान लिया गया नहीं, अब क्रांति समाप्त हो चुकी है। एक था ये ली ग्रांट मर गया था, एक था नील, एक लॉरेंस और हैवलॉक। सिर्फ ये तीनों क्या हो गए थे? मारे गए थे। क्रांति को दबाते समय कौन कौन मारा गया था? नील लॉरेंस और वो भी मारा गया था ली ग्रांट। 1858 में शासन किसको दे दिया गया? ब्रिटेन की महारानी को दे दिया गया। अब कानून कहाँ से बन के आएगा? ब्रिटेन से बन के आएगा। यहाँ पर फिर किसको बैठाला गया? वायसराय को। किसको? 1857 की क्रांति विफल की गई पहली बार। तो 1857 की क्रांति के समय कोई भी ये नहीं था कि फिक्स लीडर यही है। दिल्ली से बहादुर शाह जफर, झांसी से झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, लखनऊ से बेगम हजरत, कानपुर से तात्या टोपे, ग्वालियर से तात्या टोपे, नाना साहब, पीर अली, सब मतलब अलग अलग जगह अलग अलग लीडर थे। कोई एक लीडर और जब एक लीडर नहीं है तो वो अपने मन का कर रहा है, वो अपने मन का कर रहा है। ये थोड़ा ना आजादी मिल जाती। दूसरा, धन का अभाव, धन भी नहीं था। ये क्रांति ज्यादा देर तक सर्वाइव नहीं कर सकती क्योंकि खाना पीना चाहिए, धन चाहिए, धन था नहीं। धन किसके अंडर में चला गया था? हथियारों की कमी, हथियार भी नहीं थे उस टाइम। प्लस अब उसके बाद सबका अपना पर्सनल रीजन था। झांसी की रानी क्यों लड़ी थी? अपने राज्य के लिए। बेगम हजरत महल पेंशन बंद करा दी थी उनके बुढ़ाऊ की। तात्या टोपे का अलग रीजन था। पीर अली का हमारे उसको भूगिस्तान गिरा दिया था इसलिए लड़ेंगे। लियाकत अली का ईगो थी, हमारे इलाहाबाद में कोई घुसेगा इसलिए लड़ रहे थे। कुंवर सिंह जमींदारी छीन ली इसलिए लड़ रहे थे। बहादुर शाह जफर अपने रीजन से लड़ रहे थे। सब अपने अपने रीजन से लड़ रहे थे। तो फायदा क्या? इसी में भी देशभक्ति की भावना नहीं। सिंधिया राजघराना जो थे उन्होंने साथ दे दिया था अंग्रेजों का। जो भी भाई सीक्रेट होता था बता देते थे अंग्रेजों को। तो अंग्रेज लालच देते थे ना, आपको कुछ नहीं करेंगे, आप बस उनको बताते रहिए, तो वो बताते रहते थे। तो जब पहले से पता चल जाएगा तो एक्स्ट्रा प्लान नहीं हो जाएगा, ये कमी हो। अब देखो एक सवाल होता है, मंगल पांडे को भी फांसी मिली थी, भगत सिंह को भी फांसी मिली थी, दोनों लोग को फांसी मिली थी, लेकिन किसको शहीद कहा जाता है? भगत सिंह की जब फांसी की बात आती है तो सबको जानता है, क्योंकि मंगल पांडे देश के लिए शहीद नहीं हुए थे। मंगल पांडे अपने धार्मिक रीजन से शहीद हुए थे, अपने खुद के रीजन से शहीद हुए थे कि तुमने हमको गाय की चर्बी वाली कारतूस क्यों दी,
भगत सिंह फांसी पे क्यों लटके? क्योंकि उनका क्या था कि देश के जितने भी नौजवान हैं सबके अंदर हम किसकी देशभक्ति की भावना लाएंगे, देश को आजाद करेंगे। और उनका क्या था? अलग अलग। इसीलिए भाई जो देश के लिए आगे बढ़ेगा, जो देश को सम्मान देगा, देश उसको सम्मान देगा। ये था दोनों लोगों की फांसी में अंतर।